गुड मॉर्निंग क्लास। आज वर्ल्ड ऑफ साइंस में हम केमिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसे आज हम करें। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या दिया गया है कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस। क्यों? बिकॉज इट डील्स विद कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, इंटरैक्शन ऑफ मैटर। मैटर किससे बना है, मैटर का क्या स्ट्रक्चर है, मैटर की क्या प्रॉपर्टी है, मैटर कैसे आसपास के दूसरे मैटर से इंटरैक्ट करता है, उसकी हम स्टडी को हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में सबसे स्मॉलेस्ट हमने देखा कि मैटर की पढ़ाई होती है। तो मैटर की भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जैसे कि हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। तो वैसे ही मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटॉम। जब एक ऐसे मैटर पे बहुत सारे तरह तरह के एटॉम्स साथ में हो, मोर देन वन एटॉम्स जब हो, तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरह का होता है। एक होता है होमो एटॉमिक, जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा है हेटेरो एटॉमिक, जिसे हम कंपाउंड कहते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, है ना, होमो का मतलब होता है सेम। तो सिमिलर टाइप्स ऑफ एटॉम्स। जब एक मॉलिक्यूल में एक ही तरह का एटॉम हो तो उसे हम होमो एटॉमिक बोलते हैं या फिर एलिमेंट बोलते हैं। जैसे कि O2, इसमें दो ऑक्सीजन, यानी कि क्या हो गया, एक एलिमेंट होगा। S2, ये भी क्या होगा, S और S। N3, N। तो ये सब जो सेम नंबर से सिमिलर टाइप ऑफ एटॉम जब साथ में जुड़ते हैं तो हम उसे एलिमेंट या फिर होमो एटॉमिक बोलते हैं। हेटेरो एटॉमिक यानी कि डिफरेंट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम, जैसे कि CH4, इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तरह तरह का एटॉम है। या फिर CO2, कार्बन भी ऑक्सीजन भी। तो जब तरह तरह के अलग अलग टाइप्स के एटॉम्स साथ में जुड़ते हैं तो हम उसे कंपाउंड कहते हैं या फिर हेटेरो एटॉमिक। जब सिमिलर टाइप के जुड़ते हैं तो हम उसे होमो एटॉमिक या फिर एलिमेंट बोलते हैं। अब आते हैं हम एटॉमिसिटी में। एटॉमिसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एटॉम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल CO2, अगर मैं इस कंपाउंड में कार्बन की एटॉमिसिटी पूछूं तो कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी है, 1। अगर मैं ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पूछूं तो ये कितनी होगी, 2। वैसे ही NH3, इसमें अगर मैं नाइट्रोजन की पूछूं तो ये 1 और हाइड्रोजन की पूछूं तो 3। अगर मैं ओवरऑल कंपाउंड की एटॉमिसिटी पूछूं तो क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, यानी कि ओवरऑल कंपाउंड की एटॉमिसिटी है 3। वैसे यहाँ पे 3 + 1 4। अब इस एटॉमिसिटी का काम क्या होता है, ये एटॉमिसिटी से हम मॉलिक्यूलर एटॉम्स को तो आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जब जब मॉलिक्यूल में हम मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिसिटी तो मुझे क्या मिलेगा, एटॉम्स मिल जाएंगे। उस एक मॉलिक्यूल में कितने एटॉम्स हैं वो मुझे कैसे मिलेगा, एटॉमिसिटी से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो। और एटॉम से मॉलिक्यूल जब ये होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिसिटी से। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। अब एक और डेटा है जो हमें याद रखना चाहिए, क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1840 इनटू मास ऑफ न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसका मतलब होता है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1/1840 इनटू मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब जब हम बहुत सारे चार्ज्ड आयंस देखते हैं तो उनका एक चार्ज का मतलब क्या होता है, ये जो n के ऊपर -3 वाले लिखा है ये क्या है, रिलेटिव चार्ज। इसे रिलेटिव चार्ज बोलते हैं। अगर कोई मुझसे इसका यूनिट पूछेगा तो ये होता है यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता इस चार्ज।
चार्ज चाहिए या फिर एब्सोल्यूट चार्ज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इस नंबर को -3 को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1.6 10 to the power -26 -19 और कूलम, इसका अब यूनिट आ गया कूलम। तो जब जब मुझसे कोई रिलेटिव चार्ज पूछेगा तो मैं आंसर क्या होगा, -3, बस -3, यही आंसर। जब कोई मुझसे एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट चार्ज पूछेगा तो मैं -3 को मल्टीप्लाई करूंगी 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। ये चार्ज किसका है, ये एक इलेक्ट्रॉन या फिर एक प्रोटॉन का चार्ज है, ठीक है। अब आते हैं हम एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में। अगर मुझसे कोई मास ऑफ वन एटॉम पूछे तो क्या होगा, मास ऑफ वन एटॉम, चाहे कोई भी एटॉम हो, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम का, एक एटॉम का मास मैं कैसे पता करूंगी, तो इसका मतलब होगा मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, यही है। मास ऑफ एटॉम किसमें कंपोज होता है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। हाँ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन। वैसे ही इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। वैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। ये बेसिक कैलकुलेशन। अब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन दोनों के सामने नेग्लिजिबल मानते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 मानते हैं, क्योंकि बहुत कम होता है इनका मास। इसे मैंने ऑलमोस्ट 0 मान लिया, तो ये वाला पूरा कंपोनेंट 0 हो गया, मल्टीप्लिकेशन में था पूरा कंपोनेंट 0 हो गया। अब ये दोनों का मास बच गया, तो इन दोनों का मास ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये हमें पता है, बहुत छोटा 0.00 का डिफरेंस होता है इसमें। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन एक ही। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं, इनटू मास ऑफ वन प्रोटॉन, जो कि होता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है, 1.6 × 10 to the power -26 kg, ये होता है। अब क्या, अब इसे हम इस मास ऑफ वन प्रोटॉन या फिर ये नंबर 1.6 × 10 to the power -24 को हम AMU एटॉमिक मास यूनिट बुलाते हैं। यानी कि जब जब मुझसे कोई एटॉमिक मास पूछेगा तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला क्या है, मास नंबर, जिसे मैं A से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू AMU। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एटॉमिक मास इक्वल टू A इनटू AMU। AMU को कभी कभी हम U ही बोलते हैं। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। अब ये एटॉमिक मास यूनिट, ये जो AMU है, इसको हम और भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, AMU को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, AMU को जो NCERT में एग्जांपल दिया गया है वो क्या है, AMU होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ये उसकी डेफिनेशन है। अब क्यों कार्बन 12 को ही लिया गया एक स्टैंडर्ड AMU की डेफिनेशन के लिए, क्योंकि कार्बन 12 मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन की सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो नेचर में मिलती है वो क्या, कार्बन 12। इसके मास को जब हम
1/12 करेंगे तो मुझे AMU का मास मिलेगा, AMU या फिर मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये मुझे मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है किसकी, AMU। इससे घुमावदार सवाल भी हो सकते हैं, जैसे कि इसको अगर मैं कोई और एलिमेंट में भी डाल सकती हूँ, 1/16 ऑफ मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन 16 ऐसे करके। तो ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। अब आते हैं हम मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मोल क्या होता है? मोल एक नंबर है, स्टैंडर्ड नंबर है। वन मोल is equal to 6.022 into 10 to the power of 23। चाहे ये एटॉम्स हो, चाहे ये मॉलिक्यूल्स हो, चाहे ये आयन्स हो, कुछ भी 6.022 into 10 to the power 23 ये एक स्टैंडर्ड नंबर है वन मोल का। अब ये नंबर क्यों निकाला गया है? क्योंकि इस नंबर को, वन मोल को जब मैं AMU से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 1 आता है। वन मोल को जब मैं AMU से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 1 आता है। इसीलिए ये जो नंबर है एक स्टैंडर्ड नंबर है हमारी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, वन मोल। तो अगर मुझे किसी भी चीज का एटॉमिक मास निकालना होगा और अगर मुझे इतना बड़ा कैलकुलेशन यूज नहीं करना, तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ इसके साथ? मैं मास ऑफ वन मोल एटॉम ले सकती हूँ। जैसे कि मान लो मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 14.7 ये उसकी डेफिनेशन है। इसका मुझे एटॉमिक मास निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मास ऑफ वन मोल एटॉम ऑफ नाइट्रोजन लिख सकती हूँ मैं, जो होता है 14 उसका नंबर ऑफ मास ऑफ, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मास नंबर है, इनटू में क्या करूंगी? AMU। या फिर हम इसे इनटू कर सकते हैं इसके साथ Na क्या होता है? Na है एवोगाड्रो नंबर। इस वन मोल को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रो नंबर भी इसे बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ हीलियम प्रेजेंट इन 40 AMU एंड 40 ग्राम ऑफ हीलियम। ये से कैसे करेंगे? अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखूं, 40 AMU, मुझे निकालना है नंबर ऑफ एटॉम्स। ये अगर मुझे एटॉमिक मास, एक एटॉम का कितना मास होता है? एक एटॉम का कितना मास होता है? मास नंबर इनटू AMU, है ना? तो मास नंबर, हीलियम का कितना मास नंबर होता है? हीलियम को अगर मैं देखूं, ऊपर 4 नीचे 2, 4 होता है मास, यानी कि 4 AMU। किसका एटॉमिक मास है? एक हीलियम का एटॉमिक मास है इतना। तो इतने मास में कितना एटॉम्स होगा उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? उसे इस 4 AMU से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर निकल जाएगा, इज इक्वल टू, तो इसे मैं लिख सकती हूँ। तो इसके केस में नंबर ऑफ एटॉम्स क्या होगा? जितना मुझे दिया गया है 40 AMU अपॉन में जितना एक एटॉम का मास है जो कि है 4 AMU। आंसर क्या आया? 10 एटॉम। समझे? जितना मुझे दिया गया है डिवाइडेड बाय जितना एक एटॉम का मास है, उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं, दोनों AMU कट गया तो मुझे 10 एटॉम्स मिल गए। ठीक है। दूसरा केस हमारा 40 ग्राम का। तो ग्राम में अब एक एटॉम ऑफ हीलियम में कितना ग्राम होता है? कितना होता है? नंबर ऑफ एटॉम्स 40 ग्राम दिया गया मुझे, अपॉन में एक एटॉम का ग्राम कितना होगा? 4 ग्राम इंटू 1 मोल।
ज्यादा एटॉम्स है कंपेयर टू 40 AMU हीलियम। 40 AMU के लिए 10 एटॉम्स और 40 ग्राम के लिए 10 मोल एटॉम्स। इससे हमें एक क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया मोल का, मोल निकालेगा। क्या फॉर्मूला है? वैसे तो मोल का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, पर एक मिल गया हमें कि नंबर ऑफ मोल्स मुझे जब निकालना होगा तो मैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास कर सकते हैं। कंडीशन दोनों को ग्राम में लेना पड़ेगा, ग्राम में ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स इनटू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास को हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं W से और मोलर मास को M से। ये नॉर्मल एक तरीका है। इसको हम और भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स मुझे दिए गए हैं, अपॉन में Na क्या है? एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10 to the power of 23। कुछ जो सिर्फ गैस के लिए एट STP क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस केस में हम ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। गिवन वॉल्यूम, जिसे हम V से रिप्रेजेंट करता है, अपॉन में मोलर वॉल्यूम, जिसे Vm से रिप्रेजेंट करता है, मोलर वॉल्यूम। और नॉर्मली न्यू, इससे ये सिर्फ कब होगा? जब STP की कंडीशन हो, सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए ही होता है। अब ये मोलर वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा। तो और आज के जमाने में न्यू जो STP है, न्यू जो STP निकली है, उसमें जो टेम्परेचर रखा गया है अभी के लिए, वो है 273 केल्विन। न्यू STP है। प्रेशर कितना है? प्रेशर है 1 बार। तो न्यू STP में मोलर वॉल्यूम Vm कितना रखा गया है? 22.7 लीटर्स। अभी का ये नया STP से में 22.7 लीटर। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में आज भी हम ओल्ड STP का ही यूज करते हैं। नॉर्मली स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए हम ओल्ड STP को यूज करते हैं। न्यू STP और ओल्ड STP में क्या अलग है? इसमें भी टेम्परेचर 273 केल्विन है। इसमें 1 बार की जगह यहाँ पे 1 ATM होता है। तो इसका मोलर वॉल्यूम हो गया 22.4 लीटर्स। हम लोग नॉर्मली ओल्ड STP को यूज करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अब ये क्वेश्चन देखिए, which has maximum number of oxygen atoms? A 1 gram of O, B 1 gram of O2, C 1 gram of O3 या फिर D all same। इसका आंसर क्या होगा? जब भी हमें नंबर ऑफ एटॉम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे क्वेश्चंस दी जाए तो हमें नॉर्मली मोल के टर्म्स में निकालना चाहिए। तो अगर मैं A देखूं 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसका मैं अगर मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन में, यहां पे तो एटॉम है बस, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास क्या है? 1 ग्राम। एटॉमिक मास क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है। और अगर मुझे इसका एटॉम्स की तो 1 मोल निकल गया, अगर इसका एटॉम्स निकालना है तो मैं Na से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हो गया एटॉम्स। ठीक है। बी देखेंगे, बी का मोल्स कितना है? 1 ग्राम तो है, लेकिन यहाँ पे O2 दिया हुआ है। O2 का मतलब होता है, O2 का मतलब होता है 16 into 2 ग्राम्स, यानी कि 32 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32, यानी कि 32 ग्राम इनटू 2 टाइम्स ऑफ
ऑफ Na, 2 टाइम्स ऑफ Na क्यों लिया? क्योंकि इसमें डबल ऑक्सीजन है, डबल ऑक्सीजन एटॉम्स है ना, 2 टाइम्स है, इसे मैंने 2 टाइम्स लिया, लेकिन इसे तो ये कट गया, 16 ही हो गया ना, यानी कि क्या हो गया, ये भी कितना हो गया 1/16 into Na एटॉम्स। अब अगर मैं थर्ड देखूं, नंबर सी, इसके मोल्स कितने हैं? 1 में O3 यानी कि 3 into 16 यानी कि 48, 1/48, लेकिन क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल में 3 एटॉम्स है और मुझे एटॉम्स, नंबर ऑफ एटॉम्स निकालना है, तो into 3 into Na, ये इससे कट गया, 16 आया, यानी कि 1/16 into Na एटॉम्स, यानी कि हमारा आंसर क्या है? डी, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटॉम्स। आते हैं हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? जैसे कि मान लो एक कंपाउंड है CH4, मुझे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है यहाँ पे, तो मैं क्या निकालूंगी, कैसे निकालेंगे? मास ऑफ कार्बन गिवन मास ऑफ कार्बन अपॉन में टोटल मास, यानी कि CH4 का टोटल मास इनटू 100। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है तो उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100 करके हम निकाल सकते हैं। ये हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एक होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो मैंने CH4 ये लिखा, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ये नेचर में ऐसे ही एग्जिस्ट करता है। अगर मैं एक और फॉर्मूला लिखूं C2H4 इथेन, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर इसका मैं कोई सिंपलेस्ट रेशियो निकालूं, सिंपलेस्ट फॉर्मूला, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 2 से 2 को काट सकती हूँ, CH2। ये जो फॉर्मूला है ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, इसे हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, और जो एक्चुअल नेचर में एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जो मैंने इन दोनों को 2 से काटा, तो ये जो 2 है, जो 2 बना, 2 से मैंने इन दोनों को काटा है, तभी तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो बना है। ये 2 को हम क्या बोलते हैं? इस 2 को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये हमेशा होल नंबर है, कभी हम इसे हाफ फ्रैक्शन या फिर परसेंटेज पॉइंट ये सब नहीं ले सकते, डेसिमल नहीं ले सकते, ये एक ऑलवेज होल नंबर होता है, ठीक है। अब इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसकी ट्रिक होती है कैलकुलेट करने की। एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे करेंगे? अगर कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम होता है उसमें हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं, ठीक है। फिर दूसरा जो कॉलम होता है इसमें हम क्या लिखते हैं? इसे हम लिखते हैं गिवन मास, अगर कोई मास दिया गया है क्वेश्चन में, या फिर उसकी परसेंटेज, या फिर उसका रेशियो, या फिर उसका फ्रैक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी दिया है, जो भी दिया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी दिया है क्वेश्चन में, उसको मैं डिवाइड कर दूंगी एटॉमिक मास से, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास से मैं डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। फिर इसका मैं सिंपलेस्ट रेशियो निकालूंगी। यही है ट्रिक जिसे हम आसानी से एम्पिरिकल फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। और जब एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड हो गया, तो जब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई करती हूँ किसके साथ? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के साथ, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आसानी से मिल जाएगा। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। A hydrocarbon contains 85.7% of carbon and 14.3% of hydrogen. If 42 milligram of compound contains 3.01 into 10 to the power of 20 molecules, calculate molecular formula. अब इसे कैसे करेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करने से पहले सबसे पहले हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना पड़ेगा।
डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास करूंगी और फिर यहाँ पे उसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालूंगी, तो मुझे से एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। एक हाइड्रोकार्बन में दो कंपाउंड है, एक है कार्बन। कार्बन का परसेंटेज दिया गया 85.7%। इसका एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का 6। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना देगा अगर से हम काट छाट करें, 6 12। तो इसका अगर मैं इसे काटूं तो ये ऑलमोस्ट 7 में कट जाएगा। करके देखना, ये 7 में कट जाएगा। 7 × 12 ऑलमोस्ट 85.7% होता है। अगर मैं हाइड्रोजन का करूं, हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है 14.3। इसको मुझे एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, होता है 1। तो इसका कितना निकलेगा 14.3। 14.3 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या मानूंगी, अप्रोक्सीमेटली 14। अब अगर मैं इसे काटूं तो ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 2, यानी कि मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया CH2। C में 1, H में 2, ये हो गया मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया। मुझे निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे क्या पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N × इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसमें एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं N निकालना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो यही रहेगा, मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एक रेशियो है। अब रेशियो मैं फॉर्मूला का लूं या फिर मैं चाहूं तो ग्राम का भी अगर लूं, इनका मास का भी रेशियो लूं, तो ग्राम तो कट जाना है। तो इसे हम एक और तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले का मास अपॉन में इंपेरिकल फॉर्मूला वाले का मास, इससे मुझे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मिल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला का मास मुझे पता है, कैसे पता है, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है, एक है कार्बन, कार्बन कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है 2, यानी कि 14 ग्राम। मुझे क्या निकालना है, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास चाहिए। मुझे क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीजें दी गई है। क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इफ 42 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 3.01 × 10⁻20 मॉलिक्यूल्स, तो यानी कि अगर मैं इसे इन टर्म्स ऑफ मोल कैलकुलेट करूं, मैंने मोल का क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है, मोल्स का हमने फॉर्मूला पढ़ा, एक है कि गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ये एक फॉर्मूला है। हमने एक और फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में Na, एवोगाड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूला मुझे पता है। क्या इससे मुझे निकाल चाहिए, क्या गिवन मास चाहिए मुझे, नहीं मोलर मास चाहिए मुझे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास चाहिए, मॉलिक्यूल का मास चाहिए। इसे कैसे निकाल सकते हैं आप, गिवन मास मुझे दिया 42 मिलीग्राम, यानी कि 42 × 10⁻³ ग्राम मॉलिक्यूलर मास मुझे चाहिए, इसे मैं m लिखेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया है 3.01 10⁻20 और एवोगाड्रो नंबर तो पता ही है 6.02 10⁻23। क्या इससे मेरा m निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अगर मैं m को इधर लेके जाऊं 42 × 10⁻23 into 6.02 into 10⁻23 upon में 3.01 into 10⁻20। ये इसे कटा 2 से, ये इसे कटा, ये हो गया 3 10⁻³ और 10⁻³ कट गया पूरा, बच गया क्या 42 into 2 यानी कि 4 2 8 2 2 4 84 ग्राम। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास मिल गया, मेरे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास है। अब क्या मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल सकती हूँ, कैसे निकालेंगे,
ग्राम कट गया। इसको इसका अगर मैं काटूं, सिंपलेस्ट रेशियो क्या निकलेगा इसका, ये 6 में कट जाएगा, ठीक है। Therefore मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस फॉर्मूला से, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, N इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला 6 इनटू CH2, यानी कि C के नीचे 1, C इनटू 6, 6 H 6 2 12। ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 0.30 grams of an organic compound contains CHO of on combustion yields 0.44 gram CO2 and 0.18 gram H2. If 1 mole compound weighs 60 grams, then molecular formula is. अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला चाहिए होता है। मुझे यहाँ पे ना ही कार्बन का परसेंटेज है गिवन मास, कुछ भी नहीं दिया, हाइड्रोजन का भी कुछ नहीं दिया, ऑक्सीजन का भी कुछ नहीं दिया, मुझे क्या दिया, CO2 ऐसा कुछ दिया है। तो क्या इससे मैं कार्बन का मास निकाल सकती हूँ, दिया है 0.44 ग्राम CO2। अब हमें पता है CO2 को जब मैं काटेंगे, कार्बन कितना होता है 12, ऑक्सीजन 16 और 16, 2 16 क्योंकि 2 है, कितना होगा, सॉल्व करेंगे 46 आएगा, 44 आएगा, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि 44 ग्राम्स ऑफ CO2 में 12 ग्राम कार्बन होता है ना। कार्बन की एटॉमिक मास कितनी होती है 12, तो 0.44 ग्राम में कितना होगा, ऑफ CO2 में कितना होगा, क्या करेंगे हम 12 इस चीज को नीचे डालेंगे और इस चीज को ऊपर डालेंगे, ऐसे करेंगे। यहां पे आ गया, ये नीचे आ जाएगा, ये कट गया, आंसर आ गया 0.12 ग्राम कार्बन। मुझे कार्बन मिल गया, मुझे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन चाहिए। अब मैं हाइड्रोजन पे रख के देखते हैं, H2O में रख के देखते हैं, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, कार्बन मिल गया, कितना 0.12 ग्राम, ठीक। अगर हम H2O देखें, H2O, हाइड्रोजन का मास होता है 1 into 2, यानी कि हो गया 2, ऑक्सीजन होता है 16, यानी कि हो गया 18 ग्राम, इसको अगर प्लस करें तो, ठीक है। तो 18 ग्राम H2O में कितना है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.18 ग्राम H2O में कितना होगा, 2 को ऐसे रखेंगे, इस पार्ट, ये पार्ट नीचे जाएगा, ये पार्ट ऊपर आएगा, पॉइंट कटाया, नीचे 100 लाया, ये गया 0.02 ग्राम्स। अब मुझे हाइड्रोजन का मास मिल गया 0.02 ग्राम्स, मुझे कार्बन मिल गया, मुझे हाइड्रोजन मिल गया। अब मैं क्या इन दोनों से इनकी परसेंटेज निकाल सकती हूँ, कितने परसेंट है, मैंने परसेंटेज कॉम्पोजिशन से पढ़ाया। मुझे क्योंकि ऑक्सीजन क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, इसीलिए। तो इसीलिए अगर मैं परसेंटेज निकाल दूं कार्बन की, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज क्या होती है, गिवन मास 0.12 अपॉन में टोटल मास कितना है 0.30 into 100, ये गया 4 10, यानी कि 40% कार्बन। अगर मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालूं 0.02, जितनी ग्राम है उसकी, अपॉन में टोटल 0.30 into 100, ये गया, ये इसे कटा 15, ये इसे कटा, ये 3, ये हो गया 20, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6.67%। अब क्या मैं ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल सकती हूँ, टोटल कितना होता है 100% होता है, हमें पता है, माइनस कर दिया मैंने 40 प्लस
47। आंसर खोजिए कितना होगा, ये होगा 53.4%। तो अब मुझे कार्बन की परसेंटेज मिल गई, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट्स की परसेंटेज मिल गई है। क्या अब हम इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यूज लिख देते हैं। परसेंटेज कार्बन है 40%, परसेंटेज हाइड्रोजन है 6.67 और परसेंटेज ऑक्सीजन है 53.4%। तो इसकी फॉर्मूला ट्रिक क्या थी, यहाँ पे हम एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे हम परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से और यहाँ पे हम रेशियो लेंगे। यही ट्रिक थी। पहला एलिमेंट है कार्बन, कार्बन का परसेंटेज 40, इसका एटॉमिक मास है 12। तो अगर हम काटे तो रेशियो क्या निकलेगा, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स हो जाएगा 3.33, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 3 मान सकते हैं। फिर आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 6.67 अपॉन में 1। क्या मैं इसका अप्रोक्सीमेटली 6.66 ले सकती हूँ ना, ये तो 6 चल रहा है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6 भी ले सकती हूँ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं मिले तभी ये चीज कट जाएगी। और दूसरा हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 53.4 अपॉन में ऑक्सीजन का मास होता है 16, ये भी अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 3.33। इसका भी मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3 आएगा। तो अगर मैं इसको काटे तो ये 1 2 1, यानी कि मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया C का 1, H का 2 और O का 1। अब हमें इंपेरिकल फॉर्मूला भी मिल गया। मुझे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए एक और चीज निकालनी है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। वो कैसे निकालेंगे, अब हम आगे की डेटा देखते हैं। आगे हमें क्या दिया, इफ 1 मोल कंपाउंड वेज 60 ग्राम्स, यानी कि 1 मोल हमें पता है गिवन मास बाय मोलर मास होता है। मुझे मोलर मास नहीं पता है ना, मुझे इंपेरिकल मास पता है। इंपेरिकल अगर मैं EF मास निकालूं तो ये कितना होगा 12 + 2 + 16, ऐसा होगा 6 7 9 10 1 2 30 ग्राम निकल गया इंपेरिकल मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास मुझे नहीं मिला। बोला 1 मोल वेज 60 ग्राम्स, यानी कि गिवन मास कितना हो गया 60, 1 60 ये मुझे चाहिए, यानी कि m क्या हो गया, m को इधर रखेंगे तो 60 ग्राम्स, यानी कि मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास मिल गया 60 ग्राम। क्या इससे हम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है n, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास बाय इंपेरिकल फार्मूला का मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास 60, इंपेरिकल फार्मूला का 30, यानी कि 2। यानी कि अगर मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए तो मैं CH2O × 2 कर दूंगी, यानी कि आंसर क्या है C2H4O2। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 2 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में करेंगे, और अभी हम NCERT की रीडिंग करेंगे। थैंक यू।